हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे, जरा नजर मारिए, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, एच लेंथ एंड रेडियस के रिलेशन के बारे में, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एंड बीसीसी के बारे में। कुछ देखेंगे ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि इनसे ना फिर फॉर्मूला बनाना आता है आपके पास में कंपाउंड का, यानी यूनिट सेल का भी क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन से ही शुरू कर लेते हैं, इसकी सिंपल क्यूबिक। या उससे पहले ना ये देखो क्या होता है कि मान लिया आपके पास ना तीन ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब ऑप्शन नहीं है, मतलब ये कहता है कि अगर मैं कोई भी ना यूनिट सेल बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक यूनिट सेल को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे यूनिट सेल ड्रॉ कर, इस तरीके का कुछ हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट सेल। सबसे पहली बेसिक बात, जो ये यूनिट सेल है अपने पास में, यूनिट सेल क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल एक बेसिक यूनिट होती है ना, ठीक ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री के अंदर क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ना, तो उनकी बेसिक यूनिट होती है ये यूनिट सेल। यानी बहुत सारे यूनिट सेल जब आपके पास में रिपीट होते हैं तो आपके पास में क्रिस्टल तैयार होता है, और उसे हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि नमक का क्रिस्टल होता है, जो वैसे आपके पास इम्प्योर नमक आता है तो देखते से बड़े बड़े उसके पत्थर, मतलब कि डले टाइप के होते हैं, डले नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे उसे, कि ऐसे रॉक फॉर्म में जो नमक आता है आपके पास में। ठीक है, तो उस तरीके की क्रिस्टल, जैसे फिटकरी होगी, फिटकरी का भी क्रिस्टल ही है ना हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि एक तो आपके पास में क्या पॉसिबिलिटी है, जो हमारे पास में क्यूब दिख रहा है, यूनिट सेल दिख रहा है हमारे पास में, ये कुछ क्यूब की शेप का है। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो यहाँ पर यूज होने वाली है कि किसी भी क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसकी साइड का क्यूब हमारे पास में, यानी एच लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एज लेंथ को। ठीक है, आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर को, यानी कि जो आपके पास में जो एटम्स हैं आपके पास में, जो इन कोने पर आने वाले हैं, उनको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्फीयर्स बोलेंगे। ठीक है, पहला केस क्या है कि आपके पास में जो स्फीयर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने NaCl का क्रिस्टल यहाँ पर मैं पढ़ूंगी तो क्या होंगे, यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन है आपके पास में। ठीक है, यानी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होंगे, तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इनको हमने मान लिया कि मैं यहाँ पे स्फीयर वर्ड यूज करूंगी। अगर आपके पास में स्फीयर्स किसी भी क्यूब के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, अब हमें ये पता है कि किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, यानी कि 8 कोने होते हैं। हम अपने कमरे को भी देखिए तो 8 कोने होते हैं। 8 कोने मतलब जहाँ पर आपकी दीवारें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, और जो भी आपके पास ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा ना, ये अपने आप का 1/8 हिस्सा उस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। मान लिया कि अगर ये स्फीयर आपका इस तरीके से पूरा का पूरा होगा, तो इसका कितने पार्ट है, इसमें 8 है ना टोटल, तो एक यूनिट सेल के अंदर ये जो कॉर्नर वाला एटम है अपना सिर्फ 1/8 पार्ट देता है। ठीक है, यानी 7 किसी और के साथ में शेयरिंग कर रहा होगा, और उस रूम के अंदर क्या देगा, अपना एक हिस्सा देगा। ठीक है, तो 1/8 शेयरिंग होती है कॉर्नर वाले की। तो अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें, तो इस सिंपल यूनिट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं, हमारे पास में आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हम स्फीयर वर्ड की जगह पे हम पार्टिकल भी यूज कर सकते हैं, और 8 है हमारे पास टोटल, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, यानी कि टोटल आपके पास में 1 पार्टिकल बचता है। मतलब हमने क्या करा, जो 1/8 वो 8 कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना, उन सबको जब हम जोड़ दे तो हमारा टोटल 1 पार्टिकल तैयार हो जाता है, या 1 स्फीयर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में ही एक चीज और नोट करो कि जो वॉल्यूम होती है हमारे पास में स्फीयर की, क्योंकि जो हमारे पास में पार्टिकल है वो स्फीयर की शेप में है, तो हमने उसकी वॉल्यूम क्या ली है, 4/3 πr³। ठीक है, अब जो आपके पास में पार्टिकल्स आए ना टोटल, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर z की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सिंपल यूनिट सेल के अंदर कितने हमारे पास में, 1 है। समझ में आ गया ना, सारों का जितना जितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था सबको जोड़ दिया।
अगर यही हमारे पास में क्या होता, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होता है कि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही है इन सब के ऊपर, उसके अलावा फेसेस के ऊपर भी प्रेजेंट है। जैसे एक मिनट मान लीजिए मैंने ये बुक उठा, ठीक है, तो ये जो हमारे पास में जो दिखाई दे रहे होते हैं ना, या फिर यूँ देखो एक कमरा है, उसकी तो चारों दीवारें होगी आपके पास में, एक छत और एक नीचे वाला हिस्सा, ये सब क्या कहलाते हैं, फेस कहलाते हैं हमारे पास में। तो किसी भी क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, ठीक है। और जो आपका फेस वाला जो आपके पास में स्फीयर होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2। अब वैसे भी अगर एक दीवार के अंदर है, आपको लगते ही दूसरा कमरा उसके साथ में बनाना है, तो आधा वो उस वाले कमरे के अंदर वो दीवार कंट्रीब्यूट करेगी और आधा दूसरे वाले कमरे के अंदर। तो अगर कोई एटम आपका फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है 1/2 अपने आप का, ठीक है। अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होंगे, 8 आपके कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में 6 फेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अब जो 8 कॉर्नर वाले थे वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1/8, जो 6 आपके पास फेस वाले हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे 1/2। तो कितने टोटल पार्टिकल आपके पास में बच गए, 1 प्लस में 3, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है आपके पास में। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। इसके हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आपके पास में क्या होगा कि बॉडी के सेंटर के अंदर, यानी किसी कमरे के अंदर हमने क्या कर दिया, सिर्फ उस कमरे के बीच में कोई चीज आपने क्या कर दी, हैंग कर दी वहां पर, तो वो तो किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं कर रहा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा एक होगा, ठीक है। यानी वो हमने जो सर्कल सा बना के देखा था, इसमें 8 पार्ट करे थे, इसमें उस पूरा का पूरा एक कंट्रीब्यूट करेगा। तो जब हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है वो हमारे पास में, अब इसमें भी क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे और 1/8 को कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस में एक बॉडी के सेंटर पर होगा और वो पूरा का पूरा 1 ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो कितना आ जाता है, 1 प्लस में 1 यानी कि 2। आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, 2, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हमारे पास में ना एक चीज हो आती है, उसके बाद हम इनकी पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह देख लेंगे, पहले बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड का और जिक्र होता है हमारे पास में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, नाम से पता चल रहा है जो कब बनेगा, जब आपके पास में 4 स्फीयर्स आएंगे हमारे पास में, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि जब 4 स्फीयर आते हैं आपके पास में तो बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि जब 6 स्फीयर्स की बात हो रही हो तो कैसा वॉइड बनता है हमारे पास में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इनकी शेप को हम अलग से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, अभी जो हम इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं ये वो चीज हम देखते हैं। तो अगर आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, अब तक हमने पढ़ा एक तो सिंपल क्यूबिक हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने और क्या देखा था, सिंपल क्यूबिक देखा, फिर हमने देखा था एक बीसीसी देखा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक एफसीसी देखा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। इस एफसीसी को ही कहीं कहीं पर एचसीपी भी लिखा हुआ होता है और सीसीपी भी लिखा होता है, यानी कुल मिला के इनका जेड सेम आता है हमारे पास में, अरेंजमेंट थोड़ी थोड़ी अलग होती है वैसे, ठीक है। अब हमें तो z चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर z का नंबर आया था 1, बॉडी सेंटर्ड के अंदर आया था 2 और एफसीसी के अंदर z का नंबर आया था 4 हमारे पास में, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितने आए थे, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, ठीक है। तो जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं ना, ये हमेशा बराबर होते हैं z के, यानी जितना आपका उस जो भी आपकी यूनिट सेल होगी, अगर मान ले उन्होंने बोला कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे जितना उसका z का नंबर होगा। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वो वॉइड्स कितने होंगे, अगर फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 4 होंगे हमारे पास में, ठीक है। जबकि जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 2 गुने, यानी कि डबल। अगर यहाँ पे z ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो 2z आपके क्या बनते हैं, हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बेस पे ना न्यूमेरिकल भी करेंगे, जैसे ना वो इस
तरीके का क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा जनरली हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये z होंगे तो 2z होंगे। मान लिया कि वो बोलेगा कि x और y एटम्स उसने करके दे दिया आपको, ठीक है। तो ये बोलता है कि कोई ना यूनिट सेल है जिसके अंदर x एंड y आपके पास में एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या करेगा, इसे कंफ्यूज करेगा, कभी बोल देगा पार्टिकल, कभी बोल देगा स्फीयर, कभी बोल देगा एटम। कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों चीजें एक ही साथ चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो अगर वो बोल दे कि x जो है ना आपका, ये तो क्रिस्टलाइज कर रहा है, सबके सब क्रिस्टल होते हैं यहाँ पे, ये तो आपका क्रिस्टलाइज कर रहा है किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। यानी x तो प्रेजेंट है कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड के अंदर। और अगर वो बोल दे कि y आपका क्रिस्टलाइज कर रहा है किसके अंदर, टेट्राहेड्रल वर्ल्ड के अंदर, यानी कि क्वेश्चन ये कहता है आपके पास में कि x एटम तो प्रेजेंट है आपके कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड वाली जगह पे, और आपके जो y एटम है वो प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वर्ल्ड वाली जगह पे, ठीक है। अच्छा, और साथ में ये भी बोल दे कि आपको किस तरीके का यूनिट सेल है ये मान लिया उसने बोल दिया कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपका यूनिट सेल है, ठीक है। बताओ इसका क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में, ठीक है। पूछ ले कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अब हमें पता है x और y निकालते कैसे है, ये चीज देखो। हम लिखेंगे x और y ऐसे करके, उसने बोला x तो कहाँ पे क्रिस्टलाइज हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, और कैसा यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड। तो हमें पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर तो ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो मैंने इसके साइड में 4 लिख दिया। अब मुझे पता है y प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वर्ल्ड के अंदर, और टेट्राहेड्रल वर्ल्ड ऑक्टाहेड्रल के कितने होते हैं, 2 गुने होते हैं, यहाँ 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड कितने होंगे, 8। अब फॉर्मूला बनाते टाइम हमें ये सिंपलेस्ट रेशियो में लेना होता है, तो यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ पे 2, यानी कि आपको उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, XY2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, एक चीज तो ये थी। अब कई बार वो क्या बोलेगा आपको कि कोई भी यूनिट सेल नहीं बताएगा, या तो उसने क्वेश्चन में बोला था ना कि FCC यूनिट सेल है, अब मान लिया कि वो हो सकता है कि बताए ही ना कि कौन सा यूनिट सेल है, दिया ही, बस सिंपल बोल दे कि किसी यूनिट सेल के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, फिर से हमें x और y मानना है, हमें नहीं पता कि कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड को तो मान लेंगे x, ठीक है। y कैसे है, टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, तो मैं y को क्या मान लूँ, इसका 2 गुना यानी कि 2x, तो भी हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, XY2, ठीक है, यहाँ तक की बात। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ, या एवरीथिंग इज गोइंग इन अ फैबुलस वे, तो आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज होगी हमारे पास में। अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें, और ये देख लेंगे कि एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या क्या आता है अलग अलग टाइप के यूनिट सेल के अंदर। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की शेप कैसी होगी, बिल्कुल सिंपल जैसे अभी हमने ड्रॉ करी थी, तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, यानी कि इस टाइप से ऐसे, और कॉर्नर्स पर क्या होंगे आपके एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक था, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, टोटल कितने आते हैं इसके अंदर, 1 होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ठीक है। तो z क्या था हमारे पास में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के यूनिट सेल के अंदर हमारे पास में क्या था, z, और z का नंबर कितना आया था अपने पास में, 1। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वॉल्यूम चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, वो होता है ऊपर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे हम क्या लिखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को लेकर चलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन में तो ये फॉर्मूला होगा, जब अगर वो बोल दे पैकिंग एफिशिएंसी तो ये हो जाता है फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब मैं इसकी ना एक फिगर और बना, ठीक है, कुछ देर के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले को रफ कर रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता चल गया हमारे पास में कितने हैं। अब देख,
को लेके चलें, सपोज हम इस वाले पार्ट को ड्रॉ करें, तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्फीयर्स बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए प्रेजेंट होते हैं सिंपल यूनिट सेल के अंदर, टच कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आर इसकी रेडियस, यहाँ आर दूसरे वाले की रेडियस, इन दोनों को हम जोड़ें तो हमारे पास में क्या बनती है, एज लेंथ बनती है। इसको हमने यहाँ पर देखे तो ये क्या थी, हमारी एज लेंथ ही तो थी हमारे पास में क्यूब की, तो ये हो गया ए के बराबर। अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो हमें पता चल रहा है यहाँ से कि जो ए है ना ये 2r के बराबर है, यानी रिलेशन निकल कर आ गया कि सिंपल क्यूबिक के अंदर एज लेंथ क्या होती है, दो गुना होती है रेडियस ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। इसको मैंने ए नाम दे दिया, मान लिया इसको मैंने बी नाम दे दिया। ये बात याद रखना कि इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक है, पूरे के पूरे स्फीयर को, यानी डायमीटर नहीं ले रहे हम यहाँ पे। अभी सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ, किसकी निकालने, पहले हम निकाल लेते हैं पार्टिकल की। जेड का नंबर तो एक ही था और कैसे पार्टिकल थे हमारे पास में, अभी मैंने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि स्फीयर की शेप में है वो, तो 4 पाई आर क्यूब कितने हैं, एक अकेला ही है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर आएगा हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम क्या थी हमारे पास में, ए क्यूब। अभी हमने पढ़ा कि ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2r और इसका क्यूब, यानी कि कितना होगा 8r क्यूब। ठीक है, फिर जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को मैंने स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर दिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को कैपिटल V से। ठीक है, तो जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल v बाय में कैपिटल V। स्मॉल v कितना आया 4/3 पाई r क्यूब और कैपिटल V कितना है अपने पास में 8r क्यूब हमारे पास में। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये निकल कर आता है 0.524। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब हमें जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास में v बाय में कैपिटल V मल्टीप्लाई में 100, यानी कि ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 52.4%। यानी कि सिंपल क्यूबिक के अंदर आपकी कितनी पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास में निकल कर पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आती है 52.4। 52.4 तो क्या है, जितना स्पेस आपका भरा हुआ है उस यूनिट सेल के अंदर। अगर वो मैनिपुलेट करके क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितना स्पेस एम्प्टी होगा, तो 100 में से इसको माइनस करके भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। मेन चीज क्या है सिंपल क्यूबिक के अंदर कि ए आता है आपका 2r के बराबर, ये वाला रिलेशन बार बार यूज होता है, और दूसरा कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसकी 52.4%। ठीक है, ये दो चीजें नहीं भूलनी। अब चलते हैं इसे नेक्स्ट वाले के ऊपर। तो इससे नेक्स्ट वाला है अपने पास में, जैसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक को लेकर चलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, यानी चारों कॉर्नर्स पर तो आपके पास में प्रेजेंट है ही, आठों कॉर्नर पे फेस के ऊपर और एटम होंगे, यानी कि कुछ इस टाइप की फिगर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर तो है ही है आपके फेस पे और प्रेजेंट, यानी एक इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे, इस पे, इस पे। अब देखो एक ये हो गया हमारे पास में, चार ही बनाए, एक ये पीछे वाला और एक ये आगे वाले के लिए। ठीक है, तो टोटल 6 हो गया हमारे पास, यानी कि एक तो ये पीछे वाला, यानी मतलब जैसे इसमें देखें तो एक तो पीछे वाली दीवार और एक इसके आगे वाली, मतलब टोटल 6 होते हैं हमारे पास में। ठीक है, 4 तो दीवारों पे हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर z का नंबर अपने पास में कितना आया था, 4 आया था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए थे 4 हमारे पास में। ठीक है, अब इसके सिर्फ मैं नीचे वाले की फिगर बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा कि 4 स्फीयर्स तो आपके प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनके बीच में एक स्फीयर और प्रेजेंट होगा इस तरीके से, यानी कि 4 बॉल आपको रखनी थी, लेकिन हमने क्या करा, बीच में एक बॉल रखी और 4 उसके साइड में। क्योंकि देखो अब मान लिया जैसे हम किसी को लेके चलते हैं, ऐसे बुक है हमारे पास में, ठीक है, आपने क्या करा है, इसके चारों कॉर्नर पे तो एटम आने ही थे, सिंपल क्यूबिक में तो था बीच में कुछ भी नहीं था, तो चारों एक दूसरे को टच कर रहे थे।
अब इसके बीच में एक बॉल और आपने फंसा दी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, अभी भी हमारी जो एज लेंथ रहने वाली है वो रहेगी ये ए, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बी से। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ये एज लेंथ थी, मैंने इसको यहाँ से और ज्वाइन कर दिया, ये भी एज लेंथ ही रहने वाली है, ये भी हमारी ए के बराबर। फिर क्या करो, इस वाले ए को सी से ज्वाइन कर दो, ये कुछ डायगोनल बन गया आपका, यानी कि एक तरीके से समझ में आया ना कि सिर्फ हम एक फेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये पूरा ब्लैक बोर्ड का एक फेस हो गया, इसके चारों कॉर्नर्स पे रखे और एक बॉल बीच में रख दी। ठीक है, अच्छा तो मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे रेडियस का रिलेशन निकालना है तो यहाँ तो निकाल नहीं सकती, बीच में जगह है, क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसे निकाल लूं। अब ऐसे में ध्यान से समझो, आर रेडियस इसकी और ये बीच वाले स्क्वायर का डायमीटर ऐड हो रहा है, यानी कि आर इधर से और आर इधर से, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो AC है वो हमारा 4r के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा दूं, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर आ जाए AC के स्क्वायर के बराबर, तो AB A स्क्वायर के बराबर, BC भी A स्क्वायर के बराबर, AC की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर द रूट, यानी कि 2a स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू AC, तो रूट 2a किसके बराबर आ गया, AC के बराबर। अब हमें पता है कि AC रूट 2a के बराबर भी और AC तो 4r के बराबर भी है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 4r इज इक्वल टू रूट 2a, आ गया अपना रिलेशन। अगर मैं रेडियस के रिस्पेक्ट में, एज लेंथ के रिस्पेक्ट में निकालूं तो क्या आ जाएगा, 4r बाय रूट 2 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो ये आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होने वाला है। यहाँ तक की बात हमारे पास में क्लियर हो गई है, या आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मेन हमें यहाँ से क्या फॉर्मूला चाहिए था कि भाई 4r बाय रूट 2 किसके बराबर होगा, a के बराबर। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम जब भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो ऊपर आती है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन निकालते टाइम तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं निकालूं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, 4 थे हमारे पास में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में 4/3 पाई आर क्यूब। फिर यहाँ से हम जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो वो किसके बराबर था हमारे पास में, a क्यूब के बराबर था। ठीक है, अब हम किस वाले चीज को पुट करेंगे कि a किसके बराबर है, 4r बाय रूट 2, तो मैंने पुट कर दिया 4r बाय रूट 2 का क्यूब हमारे पास में। ठीक है, अब जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैपिटल V बाय में स्मॉल v, ये स्मॉल v था, ये कैपिटल V था हमारे पास में। अच्छा, स्मॉल v यानी कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इधर कितना आ जाएगा अपने पास में 16/3 पाई आर क्यूब, और नीचे से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64r क्यूब इंटू में 2 मल्टीप्लाई में रूट 2, ऐसे करके कुछ आएगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.72। 0.72 तो क्या आई अपने पास में फ्रैक्शन, और जब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, v बाय में कैपिटल V मल्टीप्लाई में 100, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है हमारे पास में, 72% होती है हमारे पास में। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसका एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, और दूसरा इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है हमारे पास में, 72% होती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर। ठीक, ये वाले रिलेशंस नहीं भूलने बिल्कुल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, इसका डायग्राम थोड़ा सा तिरछा है हमारे पास में, पर हम करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना। हाँ देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होने वाला है, इसके डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस तरीके से हमने कर लिया पूरा ड्रिल। कॉर्नर्स पर एज इट इज प्रेजेंट होंगे हमारे पास में 8 के 8, और एक होगा यहाँ पर, देखो इस वाले बॉडी के सेंटर में बस एक अकेला राजा की तरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं A,
बी सी डी, सपोज मैंने ऐसे कुछ नाम दे दिया, ठीक है, या फिर ए बी सी डी में मत दो, भी सिर्फ इतना देखो, ये ए बी किसके बराबर था, ए के बराबर था, ठीक है। अब एक इस वाली चीज को हमको देखना है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे ऊपर बनाना, ठीक है, यहाँ तक की बात, तो इसकी फिगर ही, हाँ ठीक है, एक सेकंड से मैं फिगर जरा चेक कर लेती हूँ, इसको क्रॉस करते हुए हमें आना है इधर, फिगर दोबारा से बना दीजिए, गड़बड़ से इसको हम इधर से ले लें, हाँ देखो हो गया क्लियर, यहाँ था, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो एक ए तो अपने पास में ए आ गया, अब हमें ध्यान से देखो इस वाले को इसके अंदर से क्रॉस करते हुए हमें इस पीछे वाले के पास में लेकर जाना है, इसका तो आगे वाला कोना और उस पीछे वाले स्क्वायर के उधर वाले कोने तक लेकर जाना है, यानी ये तो हो गया बिल्कुल आगे वाला, मतलब आगे वाली का वो, और उसको बिल्कुल पीछे वाले की उधर वाली तक हमें लेकर जाना है, ठीक है, यानी तभी ये बीच वाला आइटम हमारे पास में आ पाएगा हमारे पास में, देखो, यानी कि इसको मैंने सी नाम दे दिया और इसको मैंने डी नाम दे दिया। अब इसके तक पहुंचने के लिए मुझे ट्राइंगल बनानी है, तो एक साइड तो चलो मैंने ये वाली ले ली, ठीक है, एक ये ले ली मैंने, एक मैंने ये ले ली। अब मुझे इसको ट्राइंगल बनाने के लिए ध्यान से देखेंगे तो हमें इसको ऐसे ज्वाइन कराना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइन कराना है, तो ये क्या है, इस नीचे वाले का डायगोनल बनता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, अगर ये ए है और ये भी ए है, तो जब हमने पाइथागोरस लगाया था तो ये किसके बराबर आया था, √2a के बराबर आया था। कैसे, अगर मैं यहाँ पे कर देती ए बी का स्क्वायर प्लस में इसको भी कुछ नाम दे दो, बी दे रखा है इन्होंने, बी डी का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाता, ए डी के स्क्वायर के बराबर में, और ए डी किसके बराबर है, देखो ये भी ए स्क्वायर था, ये भी ए स्क्वायर था, यहाँ आ गया था ए डी का स्क्वायर, यानी कि √2a आया था अपने पास में ए डी के बराबर, ठीक है। अब देखो कौन सी ट्राइंगल के अंदर हमने ट्राइंगल ले ली ए सी और डी, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बी सी सी के बारे में, ठीक है। ए सी डी में देखो पाइथागोरस हम दोबारा से लगाएं, तो ए सी का स्क्वायर नीचे से ए बी नहीं, अब हमें क्या चाहिएगा, ए डी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी सी के स्क्वायर के बराबर, ये और ये ऐसे, ठीक है। ट्राइंगल क्लियर हुई, कौन सी वाली ले रहे हैं, ये वाली, फिर ये और फिर ये, ऐसे, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो अब यहाँ से हम क्या निकालें, ए सी था ए स्क्वायर के बराबर, ए डी था √2a स्क्वायर के बराबर, और डी सी अपना किसके बराबर है, कहाँ गया, डी सी तो हमें निकालना है, तो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर आ गया अपना डी सी के स्क्वायर के बराबर, मतलब कि √2a किसके बराबर आ गया अपने पास में, डी सी के बराबर आ गया, यहाँ तक की बात ठीक है अपने पास में, √3, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें यहाँ ऊपर, तो जब इस फिगर को बिल्कुल पास से देखते हैं तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर इस तरीके से ऐसे तीनों के तीनों ना एक लाइन में हमें मिल जाते हैं, तीन स्क्वायर जब एक लाइन में मिल गए तो हमें पता था कि वो 4r के बराबर आ जाते हैं, यानी कि ये हमारा DC 4r के बराबर भी आएगा। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो 4r आ जाता है √3a के बराबर, तो हमारा रिलेशन निकल गया यहाँ पर कि एच लेंथ किसके बराबर आएगी, 4r में √3 के बराबर, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ से चाहिए थी, यानी BCC के अंदर न्यूमेरिकल निकालने के लिए एच लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है, 4r में √3, ये हमें क्या करना था, याद करना था, ठीक है। अब फिर से हमें ये पता है कि जब हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आएगी, ऊपर हमें पुट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स और नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो देखो पुट करें v/y में कैपिटल V। अब हमको ये पता है कि कितने होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, 2 होता है z का नंबर, तो ये कितना आ जाएगा, स्मॉल v हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई में 4/3πr³ आ गया अपने पास में, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है, a³ a किसके बराबर है, 4r/√3 के बराबर, a था 4r/√3 के बराबर, a³ सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा, 4r/√3 का क्यूब, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × में 4/3πr³
और नीचे आ जाएगा 64r³/3√3। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे पास में 0.68। तो कितनी निकल कर आती इसकी फ्रैक्शन, और इसकी जो हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो आती है 68%। तो दोनों चीज़ें अपने पास में क्लियर हो गई कि पैकिंग फ्रैक्शन तो कितनी आएगी उसके पास में 0.68 और एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी 68%, और रिलेशन हमारे पास में ये निकल कर आ गया। तो तीनों के अंदर तीनों की तीनों रिलेशन, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन, ये डायरेक्टली हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो को हम यहीं तक ही कंपाइल करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।